हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मिलिटेंट एज वेल एज डिप्लोमेटिक रिवॉल्यूशन को देखा था, डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को देखने वाले हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स यानी कि किस तरीके से हमारे भारत देश में सामाजिक और धार्मिक किस तरीके से सुधार किए गए, किस तरीके से रिफॉर्म्स लाए गए हैं। बड़े बड़े पर्सनालिटीज रही, जैसे कि ये राजा राम मोहन रॉय को ले लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और भी बहुत बड़े बड़े विवेकानंद जैसे कई नाम है। इन्होंने किस तरीके से भारतीय कुरीतियों को समाप्त करते हुए एक भारत को एक बहुत अच्छे देश की तरफ या एक तरीके से ज्यादा बेटर एक तरीके से कहे आधुनिक भारत की तरफ किस तरीके से बदला है, उस चीज को हम लोग अपने इस चैप्टर में, अपने इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पहला हम लोग शुरू करेंगे राजा राम मोहन रॉय। ये सबसे बड़े एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं इन द पर्सनालिटीज हु रिफॉर्म्ड इंडिया सोशली एज वेल एज रिलीजियसली। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं राजा राम मोहन रॉय। इनका जन्म हुआ था 1774 में और डेथ हुई 1833 में। इनके डेथ से ये बात याद ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर रहे जिनकी डेथ इंडिया में नहीं बाहर हुई है। इनकी डेथ हुई थी इन द ईयर 1833 ब्रिस्टल, लंदन में। ब्रिस्टल एक जगह है लंदन में, वहां इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस इन्हें कहा जाता है कि आधुनिक भारत का इन्हें जनक कहा जाता है। इन्हें राजा राम मोहन रॉय को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और हेरल्ड ऑफ न्यू एज, एक तरीके से इनको हेरल्ड ऑफ न्यू एज कहा जाता है। ये एक तरीके से टाइटल्स दिए गए हैं कि इनको मतलब किस तरीके से और क्या क्या बोला जाता है इनको, है ना। नव जागरण के अग्रदूत की तरह इनको कहा जाता है। ये हेरल्ड ऑफ न्यू एज, नव जागरण के अग्रदूत। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अ वेल वर्स्ड पॉलीग्लॉट। ये पॉलीग्लॉट का मतलब होता है कि जो एक से ज्यादा या दो से ज्यादा भाषाएं जानता है, जिनको अच्छे से बोल लेता है। तो ये सारी इनकी भाषाएं एक तरीके से बहुत ही एकदम मॉडर्न और बहुत ही ओपन ख्यालात वाले थे, जिन्होंने कई लैंग्वेजेस उस जमाने में सीख ली या वेल वर्स थे, बहुत अच्छे से बोल पाते थे। प्रोनाउंसिएशन, लिखना, पढ़ना, सब समझना सब इनको आता था। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, ग्रीक, लैटिन, पर्शियन एंड संस्कृत। ये इनकी पॉलीग्लॉट होने की वजह है कि ये सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये किस किस क्षेत्र में किस किस तरीके से ये रिफॉर्म्स लेके आए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म्स। ये रिलीजियस रिफॉर्म यानी कि धार्मिक सुधार किस तरीके से इन्होंने किया है उसके बारे में पढ़ते हैं। ही रोट तोहफत उल मुवाहुद्दीन इन पर्शियन। फारसी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा था। पहली किताब लिखी थी इन्होंने तोहफत उल मुवाहुद्दीन। इसका मतलब होता है अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, या एक तरीके से एकेश्वरवाद को एक उपहार देना एक तरीके से। ये इसका हिंदी वर्जन मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं। ये एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथीस्ट मतलब थे एक तरीके से। इनका ये मानना था कि भगवान एक ही है और जो है उसको अलग अलग धर्मों में नहीं देखना चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब था कि ये भगवान एक ही, सुप्रीम गॉड, वन, है ना। और ये मूर्ति पूजन और जो है कास्ट और ये सब जो है जाति और इन सब चीजों में ज्यादा भेदभाव ना करना, और ये कई चीजें ये इनकी मतलब इनकी ऐसे सोच थी कि ये नहीं फॉलो किया करते थे। हिंदू कस्टम्स, जो ट्रेडिशन, जो दकियन उसी सोच और इस तरीके की चीजें थी, उनको ये फॉलो नहीं करते थे। मतलब इसी जो चलते जो है इनके फादर से कभी ज्यादा बनती भी नहीं थी। ठीक है, तो ये तोहफत उल मुवाहुद्दीन यानी कि गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट या एकेश्वरवाद के लिए एक तोहफा, एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं इसको। ये फारसी में लिखी गई थी और इसमें इन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि एक भगवान की बात की। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एस्टैब्लिश्ड आत्मीय सभा। ये आत्मीय सभा इन्होंने बनाई थी 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई। इसमें भी यही सब डिस्कशन होते रहते थे कि एकेश्वरवाद और जो है आइडल वर्शिप्स ना करना और एक तरीके से यही सब डिस्कशन या एक तरीके से इसमें ये सारी चीजें होती थी। एस्टैब्लिश वेदांत सोसाइटी। इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाई 1816 में। 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोट अ बुक परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से चर्चा का विषय बन गया उस समय, क्योंकि ये जो क्रिश्चियंस थे वो ये चीज देखा करते थे कि इनका हिंदू विरोधी हर समय ये माइंडसेट रहा करता है। हिंदू विरोधी कहने का मतलब कि बहु ईश्वरवाद में ना विश्वास करना, कि मतलब भगवान कई अनेक हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि शिव जी, पार्वती जी और मतलब कई कई तरीके के भगवान को, बट ये एक भगवान को मानते थे या एक तरीके से यूनिवर्सल गॉड को मानते थे, जिसके वजह से ये हिंदू धार्मिक चीजों पे कटाक्ष करना और जो है टॉन्ट करना, ये सब चीजें काफी इनके
देखी जाती थी, जिसके वजह से क्रिश्चियंस को लगने लगा कि ये क्रिश्चियनिटी को एक तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। बट 1820 में ये परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये एक किताब लेके आते हैं जिसमें ये जो क्रिश्चियंस के ये जो सोच थी कि ये क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर लेंगे या क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेंगे, इस चीज को इन्होंने नकार दिया। ये परसेप्ट्स ऑफ जीसस में इन्होंने जो है ये जो रिचुअल्स होते हैं, ये जो क्रिश्चियनिटी में जो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, उस पर भी काफी इन्होंने टॉन्ट किया, उस पर भी काफी कटाक्ष किए। इनके मानना ये था कि जो है रीइंकारनेशन नहीं हुआ जीसस क्राइस्ट का, वो भगवान एक तरीके से, उनके अंदर कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं थी। ये एक तरीके का इनका ऐसा मानना था जो इन्होंने अपने परसेप्ट्स ऑफ जीसस में लिखा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फाउंडर ऑफ ब्रह्मो सभा 1828 में ये हमें देखने को मिलता है। ब्रह्मो सभा 1828 में ये देखने को मिलता है। इसमें ये सारी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा था कि किस तरीके से मेडिटेशन करना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, ये सभाएं या एक तरीके से ऐसे रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये नहीं था कि पूजा पाठ करना सिखाएंगे या विधि विधान बताएंगे, ये सारी चीजें नहीं। इसमें किस तरीके से आप मेडिटेट करें, किस तरीके से जो पुरानी स्क्रिप्चर्स हैं, जो लिखी हुई चीजें हैं, उनको पढ़ने की विधि क्या है, उनको समझने की क्या है, ये यहाँ पे डिस्कस हुआ करता था। इस ब्रह्मो सभा का नाम बदल के आगे 1830 में ब्रह्म समाज पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही बिलीव्ड इन वन सुप्रीम गॉड एंड यूनिवर्सलिज्म इन रिलीजन। ये एक तरीके से एक ही सुप्रीम गॉड, कहने का मतलब ये जो पॉलीथीज्म जो चलती है कि जो है कई भगवान, बहुईश्वरवाद जो चलता है, उसको नकार के इनका एक था कि एकेश्वरवाद पे इनका काफी जोर रहता था। और यूनिवर्सलिज्म इन रिलीजन कहने का मतलब सारे रिलीजन यूनाइट होके, यानी कि एक ही रिलीजन, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब सारे धर्म नहीं, सब एक ही धर्म के बाद। ठीक है, तो ये इनके कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स रहे जो कि हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिया। ये बढ़ते हैं हम लोग इनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे। एजुकेशनल रिफॉर्म में एक तरीके से किस तरीके से इन्होंने शिक्षा में क्या काम किया वो हम लोग देखने को मिलते हैं। सेटअप हिंदू कॉलेज विद द सपोर्ट ऑफ डेविड हैरी। ये कलकत्ता में ये खुला हुआ था, कलकत्ता में ये खुला था हिंदू कॉलेज 1817 में। 1817 में हिंदू कॉलेज, सपोर्ट ऑफ डेविड हैरी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। इनके सपोर्ट से हिंदू कॉलेज इन्होंने 1817 में कलकत्ता में खोला था। ये कई बार इनका भी नाम पूछ लिया जाता है कि किनके सहयोग से खोला। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। कहाँ की थी? कलकत्ता में। कब की थी? 1817 में। और किसके सपोर्ट या किसके सहयोग से की थी? दैट वाज डेविड हैरी। आगे बढ़ते हैं तो सेटअप वेदांता कॉलेज, ये 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज भी बनवाया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। एक तरीके से अब प्रेस, ये जो समाचार मतलब वो होता है, एक तरीके से प्रेस के लिए प्रिंटिंग जो है, किस तरीके से इन्होंने क्या काम किया, रिफॉर्म्स क्या लेके आए, तो ये अगर हम लोग को देखने को मिलता है तो संवाद कौमुदी, ये एक सेकंड में, ये 22 और ये भी 22, ये संवाद कौमुदी, ये एक तरीके से बंगाली भाषा में एक तरीके से ये मैगजीन या न्यूज़पेपर टाइप करके लीजिए, ये छापा करते थे संवाद कौमुदी। एक तरीके से ये भी कहिए कि ये सबसे पहली इनकी समाचार पत्रिका हुआ करती थी, संवाद कौमुदी, जो बांग्ला भाषा में थी इन द ईयर 1821। ठीक है, मिरातुल अखबार ये फारसी में हुआ करती थी, पर्शियन, और ब्राह्मणिकल मैगजीन ये इंग्लिश में हुआ करती थी। ये हम लोगों ने देखा है कि ये पॉलीग्लॉट एक तरीके से बहुभाषाविद थे, कई भाषाओं के जानकार थे, कई भाषाओं को समझते थे। तो इस तरीके से इन्होंने न्यूज़पेपर के मामले में या प्रेस के मामले में कई तरीके से इन्होंने अपनी अपनी पत्रिकाएं और जो है वर्चस्व अपना साबित किया, एक तरीके से दिखाया लोगों को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सोशल रिफॉर्म से। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके रहे हैं, क्योंकि सोशल रिफॉर्म किस तरीके को समाज को सामाजिक रूप से सुधारा इन्होंने, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगेंस्ट सोशल इवल्स लाइक सती, कास्ट, पॉलीगमी, चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी अमंग वुमेन, ये एक तरीके से इनके खिलाफ बात किया करते थे। सती के खिलाफ, सती आपको कोई बताने की जरूरत है नहीं सती क्या होता है। कास्ट, जातिवाद के खिलाफ थे। पॉलीगमी, जो कई शादियां कर लेते हैं एक लोग, पॉलीगमी कहने का मतलब कि एक आदमी कई लोगों से जो शादी कर लेता है औरतों से या स्त्रियों से, वो पॉलीगमी, इसके खिलाफ थे। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के खिलाफ थे। इलिटरेसी अमंग वुमेन,
जो महिलाओं में साक्षरता का जो एक तरीके से साक्षर नहीं बनाया जाता था उसके खिलाफ थे, कि मतलब कि महिलाओं को और साक्षर कीजिए। इनका ऐसा मानना था कि जिस समाज में महिलाओं पे जुल्म होता हो, ये सती हो, कास्ट, ये इस तरीके से पॉलीगमी और चाइल्ड मैरिज और जो है अनपढ़ गंवार रख दिया जाए महिलाओं को, तो वो समाज कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, ऐसा इनका मानना था। जिसके वजह से इन्होंने बहुत काम किया इस तरीके के कुरीतियों को भारतीय समाज से हटाने के लिए। ये हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन रॉय एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक के मतलब वो सपोर्ट से, कि किस तरीके से उन्होंने सती प्रथा बैन कराई। राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक के माध्यम से सती प्रथा को बैन कराया इन द ईयर 1829 एंड 30। ये दो कैसे ये दो इस तरीके से कि 1829 में इन्होंने बंगाल में ये चीज बंद कराई थी, प्रोहिबिट कराया, क्रिमिनलाइज कराया सती प्रथा को बंगाल में 1829 में, और मद्रास और बॉम्बे रीजन में 1830 में कराया। ये आखिरी इसमें सोशल रिफॉर्म में टाइटल ऑफ राजा एंड अकबर टू, ये क्या है? ये जो नाम है इनका राजा राम मोहन रॉय, ये राजा इनका नाम नहीं था, ये एक टाइटल था। टाइटल दिया गया था बाय अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय यानी कि बहादुर शाह सेकंड, यानी कि जो पोस्ट मुगल पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा है इसको, तो अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जाकर देख लीजिए। अकबर टू ये बहादुर शाह सेकंड के जो फादर हुआ करते थे, ये इन्होंने 1830, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। 1830, हाँ, ये 1830 में एक तरीके से अकबर टू ने राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटेन भेजा कि किस तरीके से आप लंदन जाके जो है वहां के जो राजा हैं उनसे आप बात कीजिए कि हमारी जो स्थिति है मुगलों की 1830 आते आते आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके से हर एक चीज कब्जा चुके हैं। सारी बैटल्स हम लोगों ने देख लिया है, किस तरीके से पूरा एक तरीके से भारत कंट्रोल में आ चुका था अंग्रेजों के, और जब एक तरीके से जब कंट्रोल में आ गया तो सब चीजें वो लोग खुद ही संभालने लगे। तो इनकी स्थिति या मुगलों की स्थिति, जो राजशाही जो इनको जीने का तौर तरीका लग गया था, वो स्थिति यहाँ पे खत्म कर दी गई थी, जिसके वजह से अकबर द्वितीय ने इनको राजा का एक टाइटल देके 1830 में ब्रिटेन भेजा कि जो है आप जाइए हमारी कुछ स्थिति पे इस तरीके से बात कीजिए। और ये पहले ऐसे इंसान रहे, पहले ऐसे इंडियन रहे जो समुद्र को पार करके वहां ब्रिटेन जाते हैं, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में ये एक प्रथा या एक तरीके से सोच हुआ करती थी कि जो है जो समुद्र जो पार करके चला जाएगा तो वो अछूत हो जाएगा। तो ये इस तरीके की कुरीतियों से तो ये वैसे ही छुड़ा करते थे, तो जिसके वजह से इन्होंने और आगे बढ़कर इस चीज को एक्सेप्ट किया और 1830 में ये राजा का टाइटल लेते हुए राम मोहन रॉय जो बन गए राजा राम मोहन रॉय, जाके ब्रिटेन के महाराज से मिलते हैं अकबर टू के भेजने पे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये ब्रह्म समाज के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि इसके काफी फिर आगे डिविजन्स देखने को मिलते हैं जो कि हम लोग रिलीजियस रिफॉर्म्स में ब्रह्म समाज को देखते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज, ये जब ये राजा राम मोहन रॉय जब चले जाते हैं तो 1830 से 35, 1830 से लेके 1833 तक ये जो एक तरीके से ये जब जाने वाले रहते हैं तो ये अपना जो औहदा रहता है ये रामचंद्र बीघा बगीश को सौंप के जाते हैं कि जब तक मैं ना जाऊं चाहे जो भी बात रहे कि तब तक इसको आप संभाले रहिएगा। तो और 1833 में हो जाती है इनकी मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। तो वहां ये 1830 से लेके 1833 तक का ये पोस्ट, ये जो एक तरीके से हेड हुआ करते थे ब्रह्म समाज के, ये रामचंद्र बीघा बगीश थे। 1833 को ये पोस्ट द्वारिका नाथ टैगोर एक तरीके से एनहांस कर लेते हैं या इनहेरिट कर लेते हैं। द्वारिका नाथ टैगोर 1833 से लेके 1843 कर लीजिए इसको, क्योंकि 43 में इनकी भी डेथ हो गई थी द्वारिका नाथ टैगोर की, और 43 में इनकी डेथ होने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर बनते हैं। ठीक है, 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज की कमान संभालते हैं, और एक तरीके से ये केशव चंद्र सेन जो कि एक और इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर है, ये इनको आचार्य के पोस्ट पे ये मतलब बिठाते हैं, उससे मतलब पोस्ट देते हैं आचार्य की केशव चंद्र सेन को। बट केशव चंद्र सेन एक तरीके से बहुत ही मतलब आगे की सोच रखने वाले, एक तरीके से कई रिलीजन को वो इसमें मतलब वो स्थान देने लगते हैं, और जिसके वजह से ये ब्रह्म समाज एक तरीके से दो खंडों में विभाजित हो जाता है। ब्रह्म समाज जो कि एक ब्रह्म समाज ही रह जाता है, और ये केशव चंद्र सेन अपना एक अलग ब्रांच एक तरीके से बना लेते हैं, आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज ये यही देवेंद्र नाथ टैगोर संभालते हैं, और आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन संभालने लगते हैं।
इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगती है और आदि ब्रह्म समाज की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगती है 1878 तक। 1878 तक आदि ब्रह्म समाज की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। केशव चंद्र सेन ये आदि ब्रह्म समाज के तहत ब्रह्म मैरिज एक्ट पास करवाते हैं। ब्रह्म मैरिज एक्ट क्या है, इसमें जो जोड़ा रहता था, जो कपल रहता था हस्बैंड वाइफ का, वो रजिस्टर किए जाते थे या उनकी शादी को रजिस्टर किया जाता था अंडर ब्रह्म मैरिज एक्ट विच वॉज पास्ड बाय आदि ब्रह्म समाज यानी कि केशव चंद्र सेन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये एक आखिरी पॉइंट ये रह जाता है कि सन 1878 की बात रहती है 1878 में कि जिस तरीके की कुरीतियों की ये विरोध किया करते थे वही एक कुरीति ये खुद भी कर बैठते हैं, जबकि जब ये अपने 12 साल की पुत्री का विवाह बनारस के राजा, वो भी बनारस के एक राजा से शादी करा देते हैं अपनी 12 वर्षीय पुत्री का, जिसके बाद इनको काफी विरोध का सामना करना पड़ता है और आगे हमें आदि ब्रह्म समाज में भी और खंडन देखने को मिलता है कि ये और हिस्सों में टूट जाता है, जिसकी रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बाद में जाके कम होने लगती है। और उसके बाद और कई और सोशल रिलीजियस ग्रुप्स खड़े हुए जिनको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।